वाह, क्या आईपीओ है। आस्था मैम, आईपीओ के लिए आपको बहुत लोग काफ़ी बेसब्री से आपका इंतज़ार करते हैं। आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं बहुत सही सटीक साबित होती हैं। आपका आई थिंक 2 दशक से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मार्केट्स में, तो पूरा निचोड़ जब आप करके लेकर आती हैं साथ में इतना बड़ा तजर्बा, तो उसका फ़ायदा तो हमारे दर्शकों को मिलता ही है। तो काफ़ी समय से आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो अब आपसे जब मुलाकात हुई है तो मैम 3 ऑप्शन हैं हमारे सामने जिनका आज लास्ट डे है। तो इनमें क्या करना चाहिए? पहला नाम है अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स का। कुछ दिन पहले इनके मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़े थे। अच्छा खासा रिस्पांस इस आईपीओ को हम देख रहे हैं कि देखने को मिल रहा है। पहले ही दिन ये पूरा सब्सक्राइब हो गया था, अभी ये 2 गुना के आसपास ऑलरेडी भर चुका है। मैम, आपके हिसाब से क्या इसमें लिस्टिंग पर पैसा बन जाएगा या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से? क्योंकि ग्रे मार्केट तो मान के चल रहा है कि 7 रुपये ऊपर 219 रुपये पर लिस्टिंग हो सकती है। आपके हिसाब से जिस तरह का मौजूदा मूड माहौल है और ये राइस एक्सपोर्ट्स के कारोबार में है, मिडल ईस्ट में भी इनका एक्सपोजर है, ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए? देखिए बिल्कुल, एक तो ये काफी पुरानी कंपनी है क्योंकि 2003 में ही ये इनकॉर्पोरेट हो गई थी और ये बिल्कुल राइस एक्सपोर्ट्स और प्रोसेसिंग के काम में है। हमें इसका एक बिजनेस मॉडल समझना होगा कि देखिए हम राइस जब एक्सपोर्ट कोई भी कंपनी करती है तो राइस तो वो उगा नहीं सकते, तो उसके बाद दूसरा काम यही रहता है कि आप प्रोसेस करें उसे और एक्सपोर्ट करें, या फिर इंडिया में भी देते हैं। दूसरी चीज होती है कि यहाँ पे जो कंपनियों की, जैसे कि ये कंपनी का आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेंगे तो काफी लो दिखेगा, तो उसके पीछे का कारण है क्योंकि ये जो राइस में हम लोग जब ये प्रोसेसिंग करते हैं कंपनियां, तो वो कुछ एक पर्टिकुलर सीजन में ही होती है, तो वो फुल ऑल ईयर जब होती नहीं है, इसलिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यूजुअली लो रहता है। और हाँ, ये वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव रहती है ऐसी कंपनियां, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल, और इसीलिए आप देखिए इनका डेट टू इक्विटी भी आपको हाई लगेगा। इस कंपनी की एक बात जो मुझे काफी पसंद आई, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस प्रमोटर्स के पास है, और दूसरी तरफ जो ग्रोथ ये दिखा रहे हैं वो बहुत अच्छी ग्रोथ है। अब कंपनी ये कह रही है कि 99% तो अभी राइस एक्सपोर्ट से आता है और 1% एफएमसीजी प्रोडक्ट से भी, क्योंकि अब ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं एफएमसीजी की तरफ, जिसमें आटा, मैदा, सूजी। तो देखिए इसका एक कारण होता है, क्योंकि आपकी कॉस्ट लगती नहीं है। आप जो ट्रक में आप राइस भेज रहे हैं वहीं पे आप दूसरे प्रोडक्ट्स को भी भेज सकते हैं, राइट? तो वहां की जो कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वो सब कम हो जाती है। तो हर जो कंपनी होती है जो इस तरह के कारोबार में होती है, उनके लिए ये सेंस बनता है कि वो इस तरह से डाइवर्सिफाई करें। तो कोई वो बहुत बड़ा यहाँ पे एक पॉइंट नहीं मानते हैं हम लोग। दूसरी तरफ थोड़ा सा वैल्यूएशन इन्होंने ज्यादा किया है, लेकिन देखिए जिस तरह से मार्केट की अभी कंडीशन है, मुझे लगता है कि ये एक हाई रिस्क एक ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है लिस्टिंग गेन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सब्सक्राइब हो गया है, मार्केट में भी कुछ बज़ चल रहा है। लेकिन सिर्फ फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स में मुझे लगता है कुछ बहुत बड़े यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स नहीं है। बहुत सारी कंपनीज राइस की ऑलरेडी मार्केट में है, KRBL, LT फूड्स एक्सेट्रा, तो कुछ अलग इनका कारोबार नहीं है, और अल्टीमेटली है ये कमोडिटी बिजनेस। तो लॉन्ग टर्म का यहाँ पे अगर नजरिया रखते हैं तो लगाइए, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा इसके बिजनेस मॉडल को लेके इतनी इम्प्रेस नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि लिस्टिंग पे कुछ रिटर्न नहीं देगा। देखिए कभी कभी छोटे साइज के इश्यूज होते हैं, तो वहां मैं साफ बोलती हूँ, वहां पता नहीं पड़ता, कभी कभी वो लिस्टिंग गेन भी देके जाते हैं क्योंकि उसमें कुछ और ही चीजें चलती हैं। तो उस हिसाब से है, लेकिन सिर्फ अगर फंडामेंटल्स के हिसाब से देखें और अगर इस पे ना भी लगाएंगे, तो मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ी चीज या बहुत बड़ा पोर्टफोलियो स्टॉक छूट नहीं जाएगा कि ये एक पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है और बढ़िया रिटर्न देगा, ऐसा कुछ अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं लगता। तो मेरी सलाह यही है कि रिस्क ले सकते हैं तो लगाइए, नहीं ले सकते तो रहने दीजिए। कोई बहुत बड़ा यहाँ पे फंडामेंटल्स या कुछ डिफरेंट या यूनिक बिजनेस मॉडल इस कंपनी के पास नहीं है। तीसरे नंबर पे आती है भारत में, अगर राइस एक्सपोर्ट्स की और हम प्रोसेसिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से और भी कंपनीज हैं, और वैल्यूएशन अगर थोड़ा सा ये और सस्ता रखते तो शायद मैं बहुत स्ट्रांगली इसमें बोलती कि आप लगाइए, लेकिन वैल्यूएशन फ्रंट पे भी कुछ बहुत कंफर्ट नहीं आता। इसलिए अगर रिस्क नहीं ले सकते तो छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस नहीं होगा अगर इसमें नहीं भी लगाया तो, ऐसा मुझे लगता है। जी। चलिए, तो जोखिम ले सकते हैं तो ही आप इसमें पैसा लगाइए, वरना आप इसको मिस कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, ज़्यादा बेटर है। कुछ बहुत बड़ा मिस आप नहीं कर जाएंगे, या फिर ऐसा पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक नहीं है, या फिर कोई ऐसी स्पेस से नहीं है जहाँ पे कंपनियाँ आपको लिस्टेड नहीं नज़र आएंगी। ऑलरेडी कंपनियाँ हैं KRBL जैसी, LT फूड जैसी, तो इसको अगर आप मिस कर दें, अवॉइड कर दें, ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा जोखिम लेना ही है, IPO में पैसा लगाना ही है,
तो आप फिर लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसा लगाइए। लिस्टिंग गेन नहीं होंगे ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हाँ, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगाएंगे तो शायद आपके लिए ज़्यादा पैसा बढ़िया रहेगा, अगर आपको पैसा इसमें लगाना ही है तो। अच्छा मैम, ये साईं पेरेंटल्स आपको कैसा लग रहा है? इसका भी आज आखिरी दिन है, आधे गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था लास्ट जब मैंने देखा था। इसको लेकर कोई उत्साह नहीं है ग्रे मार्केट में। ये पूरे डिटेल्स आपके सामने चलते हुए नजर आएंगे। ग्रे मार्केट पूरी तरह से एब्सेंट है प्रीमियम के हिसाब से। 392 रुपये पर अगर बुक बन भी जाती है तो 392 रुपये पर ही ये लिस्ट होगा। इसका बिजनेस मॉडल मैम एक बार ज़रा समझाइए, और क्या कोई लिस्टिंग गेन के लिए नहीं तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकता है? देखिए, साई पेरेंटल्स की हम यहाँ पे पेरेंटल्स की यहाँ पे बात करें, पहली बात तो ये संदीप जी, माहौल बहुत खराब है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं भी लगाएंगे तो कुछ बड़ी चीज मिस हो जाएगी, अगर हमें सेफ रहना है। क्योंकि हम सब जानते हैं आज एक दिन में कोई भी वापस से बयानबाजी आती है या कुछ युद्ध से रिलेटेड कुछ बड़ा कुछ इवेंट होता है तो मार्केट फिर से धराशायी हो जाएंगे। तो अभी माहौल इतना अच्छा नहीं है कि हम बहुत बड़ी रिस्क लेके किसी भी आईपीओ में लगाएं। दूसरी तरफ क्वालिटी ऑफ आईपीओस भी ऐसे नहीं आ रहे कि ये रिस्क लेना बनता ही है कि किसी भी कीमत पे आप रिस्क ले लो क्योंकि कंपनी इतनी शानदार है। तो वैसा भी कुछ अभी आईपीओस की क्वालिटी नहीं आ रही है। तो इन दोनों के मद्देनजर मुझे लगता है क्यों हमारे व्यूअर्स या हमारे जो यहाँ पे शेयर मार्केट में निवेशक हैं वो क्यों रिस्क लें। तो इसीलिए मैं बहुत सेफ साइडेड बोलती हूँ कि इनमें आप रहने दीजिए। कुछ अच्छा लिस्टिंग गेन भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मार्केट इतना खराब है कि अगर यहाँ पे थोड़ा भी मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज आई तो इनकी लिस्टिंग्स पे इफेक्ट हो जाएगा, और लिस्टिंग पे इफेक्ट होगा तो वो फिर लॉस भी हो सकता है। तो साई पेरेंटल में अब मैं बिजनेस मॉडल की बात करूं तो बिल्कुल ये ब्रांडेड जेनरिक फॉर्मुलेशन बनाती है, सीडीएमओ में है, लेकिन मेजर बिजनेस इनका ब्रांडेड जेनरिक फॉर्मुलेशन से आता है। अब ये कुछ ऐसा इसमें देखे तो एक ट्रिगर पॉइंट ये है कि ये एक्विजिशन करा है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी का, और उस एक्विजिशन की वजह से इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया होती हुई नजर आएगी आने वाले समय के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए एक कैंडिडेट हो सकता है जो देखा जाए। और अगेन जैसे मैंने पहले बोला, मार्केट का माहौल इतना अच्छा नहीं है कि मैं कहूँ कि आप बड़ी रिस्क लेके इसमें लगा लो, क्योंकि कुछ ऐसा भी कंपनी का बिजनेस मॉडल नहीं है। और दूसरी तरफ इस माहौल में अगर वैल्यूएशन डिसेंट नहीं हो तो फिर और ज्यादा खतरा हो जाता है कि यहाँ पे हम क्या रिकमेंडेशन दे। तो वैल्यूएशन वाइज भी इन्होंने वैल्यूएशन पे कोई बहुत बड़ा कंफर्ट नहीं जो छोड़ा है जिसके लिए हम यहाँ पे बहुत जोरों शोरों से बोले कि आप लगाइए लिस्टिंग इनके लिए लंबी अवधि के लिए, वैसा ये केस नहीं है। तो अगेन इसमें भी सलाह यही है कि लंबी अवधि के लिए लगा सकते हैं, और मार्केट के मूड मॉल के हिसाब से अगर नेगेटिव लिस्टिंग हो तो वो भी बर्दाश्त कर सकते हैं तो ही लगाइए, नहीं तो रहने दीजिए। और भी सेकेंडरी मार्केट में वैसे भी काफी ज्यादा ऑप्शंस है, और मुझे नहीं लगता कि अगर इसमें भी लगाया तो कुछ बहुत बड़ा गेन होगा। वैसी ये स्टोरी है नहीं, तो नहीं लगाया तो भी चलेगा। तो एक बार चाहे तो इसे भी रहने दीजिए, लिस्ट होने के बाद देखे बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क हो सकता है। ठीक है, ओके। तो आप लिस्टिंग होने का वेट कर लीजिए। वैसे भी मूड माहौल अच्छा नहीं है प्राइमरी मार्केट में पैसा लगाने के हिसाब से, तो इसको आप अवॉइड करिए या फिर लिस्टिंग होने का वेट कर लीजिए, उसके बाद सोचिएगा। अच्छा, तीसरा नाम है मैम पावरिका का। इसमें तो बाजार का रिस्पांस भी अच्छा नहीं आ रहा है। आप देखें आखिरी दिन में ये आ गया, और जब मैंने लास्ट देखा था तो ये 5% भी नहीं भरा था। 375 से 395 रुपये का प्राइस बैंड है। 1100 करोड़ रुपए का इशू है, बड़ा इशू है, जिसमें 700 करोड़ रुपए कंपनी के पास आएंगे और 400 करोड़ रुपए का ओएफएस का पार्ट है। एंकर निवेशकों ने पैसा लगाया मैम इसमें 329 करोड़ रुपए का, लेकिन बाजार उत्साहित नहीं नज़र आ रहा है। 1 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम है इसमें, और फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। फाइनेंशियल्स में कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग है इनके नंबर्स। आपकी राय क्या होगी मैम? इसको भी अवॉइड कर दें मूड माहौल को देखते हुए? देखिए, एक चीज मैं पावरिका के लिए बोलती हूँ कि सबसे पहले तो कंपनी बहुत स्ट्रांग है, पुरानी कंपनी है, डीजी सेट्स वगैरह ये बनाते हैं, जनरेटर्स और कमेंस इंडिया। और जो इनका आप क्लाइंटेल देखेंगे तो स्ट्रांग क्लाइंटेल इनके पास है और काफी अच्छा खासा अनुभव इनके पास है। दो ही चीजें यहाँ पे खटकती हैं। एक चीज तो ये है कि जो इनकी फाइनेंशियल्स है उसमें है ना थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस है अर्निंग्स में, जैसे हम कहते हैं कि कांस्टेंट ग्रोथ या कांस्टेंट राइज इन द मार्जिन वो देखने को नहीं मिला। तो वो एक पॉइंट खटकता है। और दूसरा पॉइंट जो खटकता है वो ये है कि अब जिस तरह से हम देख रहे हैं सरकार का पूरा पूरा जोर है सोलर पे, विंड पावर पे, जो कि अब ये भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डीजी सेट्स वगैरह का बिजनेस था ये एक जमाने में बहुत बहुत ज्यादा का डिमांड में रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो नहीं है। तो वो ये दो पॉइंट्स को अगर हटा दे तो ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है। और इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी की कि वैल्यूएशंस अच्छी की। तो मेरा ये जो व्यू आता है ये फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, उस हिसाब से इसमें
अगर रिस्क लेना है तो लगाइए, लेकिन मैं वापस वही बोलती हूँ, ये जो तीनों आईपीओ हमने डिस्कस की, इसमें मुझे कुछ एक फंडामेंटली जो वाकई में सिर्फ मैं फंडामेंटल्स के हिसाब से बात करूं और वैल्यूएशंस के हिसाब से बात करूं तो पावर का मुझे पसंद आया इन तीनों में से। लेकिन बहुत मुश्किल से ये आईपीओ भर रहा है तो क्यों रिस्क लेनी, इसको लिस्ट होने के बाद भी देखा जा सकता है, बट ये कंपनी स्ट्रांग है फंडामेंटली। और एक चीज और होती है कि जब इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन फिगर्स इतने अच्छे नहीं होते, तो जो सब्सक्राइब करने वाले हैंड्स होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के दिन ये कुछ यहाँ पे बढ़िया हम हो सकता है कि एक अच्छा गेन या डिसेंट गेन भी दिखा दे, तो वो रिस्क लेनी हो तो लगाइए, नहीं तो मार्केट का मूड माहौल अच्छा नहीं है, बट कंपनी स्ट्रांग है। मैं फिर बोल रही हूँ, फंडामेंटल पे विश्वास रख के लगाना है तो बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन मार्केट का मूड माहौल देख के लगाना है तो एक बार लिस्ट होने के बाद भी इसमें एक्सपोजर बनाया जा सकता है। हाँ, कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं कि आखिरी दिन या आखिरी घंटों में काफ़ी अच्छा जी रिस्पांस आ जाता है, जैसा हम पावरिका के केस में देख भी रहे हैं। जी मैम, पावरिका के केस में क्या हुआ है कि जैसे आप कह रही हैं ना कि फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं, कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि पोर्टफोलियो में रखने लायक लगता है कि बहुत अच्छी नज़र आती हैं, और वैसा कुछ रुझान क्यूआईबीज को समझ आता है। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स होते हैं, क्यूआईबीज का पोर्शन एज वी स्पीक 3 गुना के आसपास हो चुका है। एनआईस एब्सेंट है, 10% के आसपास उनका कोटा भरा है। रिटेल ने भी मना ही कर दिया, बिल्कुल 7% के आसपास है। लेकिन इशू सर मैम भर जाएगा, ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं, क्योंकि अभी 2 सवा 2 का टाइम हुआ है और 87% ये भर चुका है। तो जैसे आप कह रही हैं कि फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं, तो अगर कोई मान लीजिए एक लॉट ही सही लंबी अवधि के लिए लगाना चाहे, अभी लगाएं या उसके लिए भी लिस्टिंग का वेट कर लें? देखिए, मैंने पहले तो इसमें रिकमेंड ही किया है, तो मेरे को तो फंडामेंटली ये स्ट्रांग ही लग रहा है काउंटर। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर मार्केट का मूड अगर बहुत बड़ा कुछ नेगेटिव आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, ये हम सब एनालिस्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। एक लॉट के लिए लगा लीजिए, मैं अभी भी वापस से अपनी बात पे कायम हूँ, ये कंपनी स्ट्रांग है फंडामेंटली। और वैल्यूएशंस मैंने जैसा पहले ही आपको बोला, तीनों में से अगर मुझे कोई एक जो अच्छा लगा वो यही है, तो वैल्यूएशन भी ये डिसेंट वैल्यूएशन पे लाए, कोई बहुत इन्होंने हाई वैल्यूएशन पे लिया नहीं है। एक एप्लीकेशन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, उसके साथ लगाइएगा कि अगर मार्केट का मूड मॉल बहुत ज्यादा खराब हुआ तो थोड़ा बहुत ये नीचे जाए तो भी आप उसमें बने रहेंगे, उसमें आप घबराएंगे नहीं। अगर वो बिल्कुल मूड है तो इसमें लगा लीजिए। और आपने जैसे अभी भी बताया कि पूरा क्यूआईबी ने सब्सक्राइब किया है, तो वही आप बात मैं बोल रही थी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स में बहुत कुछ बिजनेस मॉडल अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वाकई में कंपनी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इनका कारोबार एक जमाने में तो बहुत स्ट्रांग था, अभी भी अच्छा ही है। मैं अभी बना रही, अब ये धीरे धीरे सोलर और विंड पावर की तरफ जा रहे हैं, और प्रमोटर्स यहाँ पे काफी मजबूत प्रमोटर है और पुरानी कंपनी है, क्लाइंट बेस अच्छा है और वैल्यूएशन अच्छे हैं। एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा लीजिए और देखते हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ ठीक लिस्टिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट डिस्काउंट लिस्टिंग की मैं उम्मीद नहीं कर रही हूँ इस काउंटर में। चलिए, डिस्काउंट पर लिस्टिंग नहीं होगी ऐसी आप उम्मीद करके चले, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और वैल्यूएशन वाइज भी देखा जाए तो कंफर्ट है। तो उस हिसाब से आप चाहें एक लॉट ज़रूर पावरिका में लगा के चल सकते हैं। अच्छा, एक लिस्टिंग मैम जो सोमवार को होनी है, यानी कि जब हम सोमवार को मार्केट जब खुलेगा तो CMPDI इसकी लिस्टिंग होनी है, और इसमें सर मैम जो इशू प्राइस है वो 172 रुपये प्रति शेयर है। बड़ा इशू था 1842 करोड़ का। ये कोल इंडिया की सब्सिडरी है, जैसे हमारे दर्शक भी सब जानते ही हैं। OFS का ही पार्ट था, कंपनी के पास कोई रकम नहीं आई है। ग्रे मार्केट मान के चल रहा है कि 172 वाला ये 180 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। 8 रुपये के आसपास का प्रीमियम है। जैसे तैसे ये पूरा भरने में कामयाब हुआ था, 1 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ। इसमें भी आप देखेंगे ना, सब्सक्रिप्शन के नंबर्स बता रहे हैं कि अगर कोई कंपनी फंडामेंटली अच्छी है ना तो क्यूआईबीज ज़रूर आते हैं पैसा लगाने के लिए। तो क्यूआईबीज अगर आप सब्सक्रिप्शन एक बार दिखा सके, क्यूआईबीज का पोर्शन आप देखिए मैम, सबसे ज़्यादा और इकलौता यही पोर्शन था जो पूरा भी भर पाया था, इनफैक्ट आधा भी जो भर पाया था, क्योंकि ना ही एनआईज ने ना ही रिटेल ने इसमें आधे गुना की भी बोलियाँ लगाई हैं। 3.48 टाइम्स आप देखेंगे तो क्यूआईबीज का हिस्सा सब्सक्राइब हुआ था। कुल मिला के ये 1.05 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है। तो ग्रे मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएट किया है, जो ऐसे आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। अभी ये 8 रुपये के आसपास खड़ा है। तो मैम क्यूआईबीज ने ही इसकी नैया पार लगाई है। अमूमन ऐसा होता है मैम, जो मैंने इतिहास में देखा है, ऐसी कंपनियां जो कि फंडामेंटली बहुत साउंड होती हैं, जैसे आपने पावरिका की बात करी या फिर ये CMPD की भी बात की, तो ऐसे में लिस्टिंग के दिन अगर फ्लैट काइंड ऑफ लिस्टिंग या फिर कोई डिस्काउंट पे लिस्टिंग हो जाए ना, तो क्यूआईबीज का कुछ बाइंग इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स रखने होते हैं। क्या वैसा कुछ उम्मीद करके चलें CMPDI की लिस्टिंग के दिन?
देखिए एक चीज और है संदीप जी की, बड़े साइज भी होना चाहिए इश्यू का साइज, क्योंकि कुछ कंप्लायंसेस ऐसे होते हैं QIBs के कि वो छोटे साइज के इश्यूज में फुलफिल नहीं होते। तो वो भी आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये दोनों इश्यू का साइज भी बड़ा है जैसे, और इसका तो अच्छा खासा बड़ा साइज का ये इश्यू था सेंट्रल माइनिंग की अगर हम बात करें, और हमारी राय तो इसमें बिल्कुल लगाने की ही थी। और मुझे तो अभी भी लगता है कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। और यहाँ पे अगर देखिए मार्केट का माहौल कोई नहीं आ सकता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी वजह से अगर ये डिस्काउंट में भी लिस्ट हो गया तो भी मुझे लगता है ये आगे जाके कवर अप कर लेगा। तो घबराइएगा नहीं अगर इसमें कोई भी वजह से, क्योंकि मार्केट अभी इस तरह से डामाडोल स्थिति में है, लेकिन आप इसमें बने रहिएगा। ये मुझे लगता है कि प्रॉफिट देता हुआ ही नजर आएगा ये काउंटर। अगर लिस्टिंग डे के दिन नहीं दिया तो ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम, बट मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। 100% कोई राइट नहीं होता, बट जो मैंने बिजनेस मॉडल को समझा है, जो फंडामेंटल समझे हैं, जो वैल्यूएशन समझा है, और जो मैंने इसका कंपैरिजन इसके पेयर्स जो कि इंजीनियर इंडिया वगैरह से किया है, तो ये कंपनी सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। रह भी गई पोर्टफोलियो में तो रिटर्न दे जाएगी, बिल्कुल इसमें बने रहिएगा। ठीक है, तो लंबी अवधि के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो अगर डिस्काउंट पे भी लिस्टिंग होगी तो भी आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपकी रिकवरी हो जाएगी और आपको पैसा ये बनाकर ही देगा। तो क्या मैम ये मान के चलें केवल बाजार के मूड माहौल की वजह से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, अगर इतने अच्छे फंडामेंटल्स हैं, सरकारी कंपनी है, कोल इंडिया का पेरेंटेज है, तो क्या केवल ये सेंटीमेंट की भेंट चढ़ गया ये IPO, ऐसा कह सकते हैं? जी, पहली बात तो मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर रही हूँ कि डिस्काउंट में ही लिस्ट होगा। हम दोनों तरफ की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज पे बात कर रहे हैं। अगर हुआ तो भी ये कहीं दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि बहुत लोग घबरा जाते हैं कि डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ तो निकल जाए तुरंत तुरंत। तो उसमें मैंने उन लोगों के लिए ये बात रखी है। और दूसरी तरफ बिल्कुल मार्केट का मूड माहौल में अभी सबसे ज्यादा जरूरी है निश्चितता आना, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जाए और निश्चितता नहीं हो तो वो बड़े इन्वेस्टर्स हो उनको नहीं अच्छा लगता, मार्केट को अच्छा नहीं लगता। और वही आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, मार्केट का मूड खराब है, इसी वजह से जो सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था वो आया नहीं इसका। दूसरी तरफ बहुत बड़ा डिस्काउंट पे भी यहाँ पे प्राइसिंग नहीं हुई कि भाई इन्होंने बहुत रीजनेबल दे दिया, इन्होंने ठीक ठाक रीजनेबल दिया था। तो बहुत बड़ा, जैसे कि भारत कुकिंग कोल की बात करें तो वो वाला जो प्राइसिंग था वो बहुत अट्रैक्टिव था। तो यहाँ पे भी ठीक है, बहुत खराब नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा डिस्काउंट पे ये IPO नहीं आया था, तो शायद वो भी एक कारण हो सकता है कि इतना इंटरेस्ट आया नहीं। लेकिन फिर भी मैं अपनी राय पे अभी भी कायम, जो मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, अगर किसी वजह से ये नीचे भी लिस्ट हो गया तो आप रहने दीजिएगा, ये आपको रिटर्न देके जाएगा, पोर्टफोलियो में रख दीजिएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रिटर्न देके जाएगा। बाकी मुझे तो लगता है कि ये शायद पॉजिटिव लिस्ट होना चाहिए। बिल्कुल बेचना नहीं है, अगर खुदा ना खादसा डिस्काउंट पर लिस्ट हो भी जाता है जी तो बेचिए मत, घबराइए मत, ये आपको ओवर द लॉन्गर टर्म पैसा बनाकर ही देगा। आपने BCCL की बात करी, भारत कुकिंग कोल की, एक सवाल भी आया उस पर रवि तिवारी जी का। इन्होंने 23 रुपये पर ले रखे हैं 1800 शेयर, यानी कि IPO के प्राइस का है इनके पास, क्योंकि वैसे तो 23 रुपये का भाव मार्केट में आए नहीं। तो 1800 शेयर इनके पास हैं, कह रहे हैं कि मैं 5 से 6 महीने के लिए क्या करूँ इसमें, अभी भी पैसा बन रहा है, काफ़ी करेक्ट हो गया हाई लेवल से, क्या ये बने रहे मैम? मुझे लगता है बने रहिए, अगर कोई जल्दी नहीं है ना पैसा निकालने की तो सर बने रहिए। ये वापस से ठीक हो जाएगा। ये काउंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। और अगर थोड़ा सा घबराहट होती है मार्केट का देख के तो भी सारा पैसा मत निकालिएगा, 50% ही प्रॉफिट बुक करिएगा, लेकिन 50% बिल्कुल इसको आप होल्ड करिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। चलिए ठीक है, केवल 50% मुनाफा बुक कीजिए, बाकी आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। बहुत शुक्रिया आस्था मैम, आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। काफ़ी सारे धन्यवाद। स्टॉक्स को लेकर चर्चा हुई, IPOs को लेकर भी बातचीत हुई है। कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हम लोग एक PMS चलाते हैं हेम PMS के नाम से, तो हो सकता है कि हमारे PMS की होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो। और धन्यवाद संदीप जी मुझे बुलाने के लिए, और थैंक यू, आपने बेयर किया। बीच में थोड़ा सा इश्यू हुआ था आधे घंटे का, मैं आपके साथ आधे घंटे के लिए डिस्कनेक्ट हुई, तो उसके लिए भी माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं मैम, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी लंबे टाइम के बाद आपसे बातचीत हुई। उम्मीद करते हैं मैम कि अब रेगुलर आपसे हर हफ्ते एक दिन ज़रूर हफ्ते में मुलाकात होगी। श्योर चलिए, श्योर बहुत संदीप शुक्रिया जी। आपका, थैंक यू सो मच।